हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जीके के लिए, जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम रिवीजन पे, ठीक है। और एनटीपीसी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस, ठीक है, उन सब के लिए सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधीवादी युग, ठीक है। तो गांधीवादी युग है वो आपका 1917 से 1947 के बीच में रहता है। तो होता क्या है इसमें, जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के विचार ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इन्होंने फिर इनको अपना गुरु बना लिया, गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर आगे क्या होता है, गांधी जी ने सन 1909 में एक इन्होंने पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज नाम की, ठीक है। इस पे इन्होंने क्या है, स्वराज या स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की। फिर गांधी जी क्या करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, जो कि हुआ था 17वां अधिवेशन था और 1901 ईस्वी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि जो गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, वो कौन सा अधिवेशन था, तो आप कहोगे 17वां। और कहाँ पर हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था। और किस सन में हुआ था, तो 1901 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब देखो आगे क्या होता है कि फिर इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। ये कब किया, 1917 में। तो इसकी टाइमलाइन याद रखना बहुत जरूरी है, पेपर में आपसे टाइमलाइन पूछ लेता है, या दो तीन उनके जो आंदोलन है उनकी टाइमलाइन दे देगा, बोलेगा इनको अरेंज करो, कौन सा पहले हुआ था, कौन से बाद में हुआ था। तो आगे क्या कहता है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पेपर में पूछेगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किस उसमें किया, आंदोलन में। तो आप आंसर होगा आपका चंपारण सत्याग्रह में। आपसे भी पूछ लेगा कि कहाँ पर इन्होंने किया था, तो बिहार के चंपारण जिले में। अब आगे क्या होता है, चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और मालिकों अंग्रेजों द्वारा तय मूल्य पर बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। फिर क्या होता है, चंपारण के एक किसान होते हैं राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास आते हैं लखनऊ में मुलाकात करने के लिए, ठीक है, और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। अब देखो ना, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन ये हुआ था 1918 में। तो चंपारण आंदोलन होता है 1917 में, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन होता है 1918 ईस्वी में। तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग होता है वो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद से हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। अब मजदूरों के अंदर क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया। तो मजदूरों का कहना था कि जो बोनस उन्हें मिल रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बड़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम है। जैसे कि अभी ईरान और इजराइल यूएस का वार चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन आएगा। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जो चीज़ें आपकी दैनिक चीज़ें यूज की हैं उनके दाम बढ़ेंगे। जब दाम बढ़ेंगे तो फिर आम जनता परेशान होगी, क्योंकि उनका वेतन तो या पैसे तो उतने ही हैं। तो इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया। मजदूरों को धमकी दी कि जो ये बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब क्या है, अगर बोनस मिलना था 100 रुपये, तो उसको मिल रहा है कितने मिलने का, मतलब कितने देने का वादा किया उन्होंने, 20 का, ठीक है। अब मार्च 1918 ईस्वी में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी स्वयं भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल थी। ये पेपर में ये भी पूछा सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल कौन सी थी। तो जो आपका अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन था 1918 ईस्वी में, वो भारत में पहली भूख हड़ताल थी, ठीक है। और पहली बार उन्होंने सत्याग्रह प्रयोग ठीक कब किया, वो चंपारण आंदोलन में किया, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान आंदोलन था, किसान सत्याग्रह था। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट नहीं दिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू किया गया। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है रोलेट एक्ट के संबंध में, ठीक है। अब रोलेट एक्ट क्या आता है आपका, 1919 ईस्वी में आता है। तो भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की, जिसे आतंकवाद को कुचलने का एक प्रभावी कानून निर्माण किया, ठीक है। अब रोलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद में
2 विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया, जिसे रूलेट एक्ट या काला कानून कहा गया। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 ईस्वी को। इस जो रूलेट एक्ट पारित हुआ था, इसके विरोध में पंजाब के लोकप्रिय नेता होते हैं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। ये 10 अप्रैल ये क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो 10 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस पर पुलिस ने क्या किया, निहत्थे आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई और परिणामस्वरूप 12 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब में सेना बुलाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट ऑफ सर की उपाधि वापस कर दी। तो आपसे पेपर में यही प्रश्न पूछा जाएगा कि किस हत्याकांड के विरोध में या किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट ऑफ सर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर तावर ने भी त्यागपत्र दे दिया। अब 1940 में क्या होता है कि क्रांतिकारी उधम सिंह है, उन्होंने जनरल डायर की लंदन में हत्या कर दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अब देखो, एक आता है आपका खिलाफत आंदोलन आता है, ठीक है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। जैसे कि अभी खामनेई की मृत्यु के बाद जैसे लखनऊ में ना कुछ अपनी छाती पीट कर रो रहे थे, जैसे उनके फूफा मर गए हों या अब्बा मर गए हों, तो उस तरह से ये चीज़ें पहले से भी चली आ रही हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों को सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। मतलब ये जिस इनकी आदत शुरुआत से ही रही है, ये अभी भी चलती आ रही है कि जहाँ पर खाते हैं उसी थाली में छिद करते हैं, उस जगह के ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप एक चीज़ जरूर, ठीक है, नो परचेज फ्रॉम मुस्लिम वेंडर, ठीक है। आप जो आपके हिंदू हैं उन्हीं से आप चीज़ें विक्रय करो, खरीदो, ठीक है। क्योंकि आप जो भी चीज़ें परचेज करोगे ये देश के विरुद्ध ही लगाएंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो यू शुड वॉच धुरंधर 2 मूवी। इसमें अतीक अहमद बहुत बड़े प्रयागराज के, ठीक है, मठाधीश बोलते हैं वो क्या करते हैं, उनका डायरेक्टली संपर्क होता है दाऊद इब्राहिम से। तो अब देखो आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920-21 में। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पास की पुष्टि कर दी गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विजय राघवाचार्य ने, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1920-21 में होता है और पुष्टि कहाँ पर होती है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। इस आंदोलन के 2 प्रमुख भाग थे, एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के साथ 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति की लक्ष्य रखा, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, कैसर ए हिंद, जूलू युद्ध पदक और बोवर पदक सरकार को वापस कर दिया। अब देखो एक घटना घटती है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध में पागल भेड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया। ये घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। ये गांधी जी की एक चाल थी, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, उनको पता था जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो सफल नहीं होगा और ये इनको मौका मिल गया कि चौरी चौरा कांड हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि इस आंदोलन को इस वजह से समाप्त कर दिया जाए ताकि उनकी जो बदनामी है, बेइज्जती है, वो होने से बच जाए। स्वराज पार्टी का गठन ये होता है 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में निराशा का माहौल फैल गया। अब कोई चीज़ चरम आंदोलन पे है, ठीक है, अब फिर आप उसको इस तरह से रोक देते हैं तो फिर क्या होता है, लोगों के बीच हतोत्साह हो गया कि अब उनको लगने लगा कि भाई आज़ादी तो नहीं मिल पाएगी जब इस बंदे ने ही इस तरह से हरकत करी, धोखा दे दिया, ठीक है, वो खुद ही पीछे हट गया तो कैसे हमें आज़ादी मिलेगी। तो क्या होता है, इस निराशापूर्ण स्थिति में कांग्रेस में एक नई विचारधारा जन्म होती है जिसके सूत्रधार होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास। पंडित मोतीलाल नेहरू हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं उनके पिताजी हैं, ठीक है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी
8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया। इस डकैती के आरोप में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से थे इंपॉर्टेंट पर्सन थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। इनको क्या किया गया, फांसी दे दी गई। इसी बीच क्या होता है, केंद्रीय विधान भवन बम कांड होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य मात्र डराना था, ठीक है। बम कमजोर था तथा खाली स्थान पर फेंका गया था। बम फेंकने के साथ ही भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। यह नारा जो पहली बार दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चटगांव आर्मरी रेड, पूर्वी बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर सूरसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया। सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूरसेन ने किसकी स्थापना की थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें चटगांव, मैनन सिंह और वारीसाल के सरकारी शस्त्रगारों पर एक ही समय पर हमला करने की योजना थी। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। साइमन कमीशन है 1927-28 ईस्वी में, ठीक है, भारत आता है। तो आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन में चुनावों को देखते हुए तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पहले ही 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 2027 को साइमन कमीशन गठित कर दिया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। तो इसमें कितने सदस्य थे, 7। चूंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसका श्वेत कमीशन कहा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समर्थन में भारतीय राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी और मुस्लिम लीग आदि थे। इन सभी ने इसका मिलकर विरोध किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी में दिया गया। फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई। इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात जिला नौसारी में पहुंचकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब एक आता है सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता, जो कि होता है 1932 ईस्वी में। अब होता है क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 18 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिसमें पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों और सिखों के लिए जारी किया गया बल्कि दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया। यहीं से इन्होंने विभाजन का काम शुरू कर दिया था। तो दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने उस समय पूना की यरोदा जेल में थे, 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया। इन्होंने, गांधी जी देखिए कितने ही बड़े पाखंडी टाइप के थे। इन्होंने दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल देने जाने के, ठीक है, विरोध में आंदोलन किया, ठीक है, आमरण अनशन किया। लेकिन जब मुसलमानों को दिया गया था तब इन्होंने अनशन नहीं किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ देखिए। तो देश के विभाजन में ये शुरुआत से ही जिम्मेदार व्यक्ति थे। अब देखो क्या होता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय आदि के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर दलित नेता में पूना समझौता हुआ। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ, ठीक है, और किसके प्रयासों से हुआ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो पूना पैक्ट किस लिए हुआ था, ताकि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। अब आगे देखो, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। गांधी जी और इरविन के मध्य लंबी बातचीत के बाद पश्चात 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1 जनवरी 1932 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। आंदोलन के शुरू होने के बाद शीर्ष नेता गांधी, नेहरू, गफ्फार खान, ठीक है, आदि को गिरफ्तार कर सरकार ने कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज
गांधी जी तथा सी आर दास की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस ने 1921 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए तथा सी आर दास को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास। ठीक है। ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के विचार पर सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो में एक प्रसारण में महात्मा गांधी के नाम एक विशेष प्रसारण में भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है राष्ट्रपिता कहा। यहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद तथा शुभकामना चाहते हैं। देखो गांधी युग खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, कौन कौन से एक्ट आए और क्या उनके प्रमुख प्रभाव रहे, और ये क्रेडिट टू दिशा पब्लिकेशन फॉर दिस।